हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज आपको PDF लेक्चर की PDF वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं वहाँ पे इजीली शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। मेनली हम लोग यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्ड में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, यूनिट 4 हमारी चल रही है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ चीज़ें हमें देखनी थी वो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। बायोलॉजिकल प्रोसेस हमने कर लिया है, थर्मल प्रोसेसिंग भी हमने कर ली है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है तो वो भी हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल की, तो ये लोग चीज़ें हम बीच बीच में देख चुके हैं, मैंने अलग से नहीं कराई हैं। उसके बारे में अगर आपको अलग से कुछ पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझको बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। रेस्ट अगर हम बात करें तो हमें आज, सॉरी, लैंडफिल साइड भी हम लोग कर चुके हैं। आज हमें करना है डिज़ाइन इंजीनियरिंग। ओके, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो बेस्ड मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आने वाले टाइम पर। अभी बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं है, बट अभी उतनी कॉमन नहीं है, प्रिवेलेंट नहीं है, बट मे बी इन द सेंस कि वो आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएं, बिकॉज उनमें ज़्यादा आप बेनिफिट देख सकते हो। वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है, प्रोसेसिंग अच्छी हो सकती है बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो वो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उनमें हम नई टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग चैलेंजेस क्या है हमारे पास बेस्ट मैनेजमेंट करने के, अगर हम बिहार के, स्पेशली बिहार के रिगार्ड में बात करें तो वो भी हमें देखना है, और रेस्ट अगर पूरी कंट्री के रिगार्ड में हम बात करें तो वो भी हमें देखना है कि क्या हमारे चैलेंजेस हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम बेस्ट को मैनेज करते हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं बेस्ट को मैनेज करने के लिए, कि आज हर कोई बेस्ट को मैनेज करने की ओर ध्यान दे रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हो। तो हमें वो सब देखना है। चलिए तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। मे बी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है क्लास, और अगर प्लीज़ क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका लाइक हमें इंस्पिरेट करता है नेक्स्ट वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ अभी तक अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉलो करती हैं, लाइक कंपोस्टिंग के लिए। आपको मैंने बताया था कि कंपोस्टिंग हम कर सकते हैं एनारोबिक भी और एरोबिक भी, ठीक है, चाहे बायो की प्रेजेंस में करो चाहे बायो की एब्सेंट में करो, ठीक है। तो इसमें हम मेनली दो, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ने एक आइडियल सेट किए। एक है इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक है बेंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। दोनों ने ही आइडियल सेट किए कि हम उनके मेथड्स को स्टडी करते हैं। ओके, अदरवाइज मेथड्स तो और लोग भी फॉलो करते हैं, यही मेथड फॉलो करते हैं, चाहे वो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, जबकि अच्छा वर्क करती है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज आइडियल्स जो सेट किए थे स्टार्टिंग में तो वो इन्होंने सेट किए थे बेंगलोर ने और इंदौर ने। इसके अलावा अगर हम पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो पटना ने भी इन्हीं मेथड को फॉलो किया है, बट हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज उसने उतने अच्छे आइडियल सेट नहीं किए थे स्टार्टिंग में। बट पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रेजेंट में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें कि वो कितना एक्टिव है फील्ड में, तो आप लोग खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप पटना विजिट करते हो कभी भी तो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब वो एक्टिव रहता है, ये नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव रहे, वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये अच्छा है कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए तो इंदौर एंड बेंगलोर मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इंदौर मेथड की बात करें, चलिए बेंगलोर मेथड की बात करते हैं सबसे पहले। दिस मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन पिट्स इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सिमिलर थिकनेस एज इन बेंगलोर मेथड। ओके, ये इंदौर मेथड है, ठीक है।
मैंने दोनों ही लिख दिए हैं तो इस वजह से मुझे कन्फ्यूज़ हो गया। ये इंडोर मेथड है। दिस मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन पिट्स इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ सिमिलर थिकनेस एज इन बेंगलोर मेथड। हाउएवर, टू इंश्योर anaerobic conditions, the material is turned at specific intervals for which a 60 centimeter strips on the longitudinal sides of the pit is kept vacant. Okay, अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, इंडोर मेथड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सपोज दैट हमने एक ये पॉट बना लिया जिसमें हमें अपने जो भी कंपोस्टिंग मटेरियल, डिग्रेडेबल मटेरियल है उसको हमें यहाँ पर स्टोर करना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रख लिया। अब इसमें क्या होता है, इंडोर मेथड जो है इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ये एरोबिक मेथड है। इसको आप याद रखिए, डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में आ सकता है एग्जाम में कि इंडोर मेथड कौन सा मेथड है, एरोबिक एनारोबिक। ठीक है, तो आपको ये 100% पता होना चाहिए कि इंदौर मेथड कौन सा मेथड फॉलो करता है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इंदौर जो है वो एक एरोबिक मेथड है। ठीक है, अब एरोबिक मेथड है आपका, तो आपने जिस भी टब में या फिर जिस भी आपका एक हॉल्ट है तो उसमें आपने कुछ भी स्टोर किया है, तो आपको एरोबिक कंडीशंस को अगर फॉलो करना है तो आपको कुछ उसको मूवमेंट तो करानी होगी ना उसमें। ठीक है, उसको चेंज करना होगा, ऑल्टर करना होगा टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो इसलिए ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे, हम क्या करते हैं उसको कंपोस्ट जो भी है हमारा मटेरियल है उसको हम हिलाते रहते हैं, उसमें मूवमेंट कराते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं हम स्ट्रिप्स छोड़ देते हैं 60 सेंटीमीटर की लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि सपोज दैट आपके दो एक्सेस हैं, एक ये एक्सेस है वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल है। अब हॉरिजेंटल वाला जो है ये हॉरिजेंटल वाला एक्सेस है। ठीक है, तो जो ज़्यादा लंबा एक्सेस है, ठीक है, वो वाला हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस हमारा हो जाएगा, अगर ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, तो हमारा एक्स एक्सेस जो है वो हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। ओके, तो हम अगर बात करें अपने जो हमारा मेथड में हमारा टब था या फिर हॉल्ट था जिसमें भी हमने कंपोस्टिंग के लिए अपना वेस्ट स्टोर किया था, तो हम वहाँ पे चूँकि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखते हैं बेसिकली, ताकि हम वहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि उसमें एक स्ट्रिप छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 60 सेंटीमीटर स्ट्रिप हमने बनाई, ठीक है, उसकी मिक्सिंग के लिए, तो हम विद इन टाइम बाद मिक्स करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पहला घुमाव, मतलब जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टर्न इज मैनुअली गिवन यूजिंग लॉन्ग हैंडल्ड रैक्स 4 to 7 days आफ्टर फिलिंग। हमने अपना जो कंपोस्टिंग मटेरियल था तो वो हमने जब स्टोर किया था उसके 4 से 7 दिन के बाद हम उसको एक टर्न देते हैं उसमें, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन थी विद इन द मटेरियल, जो भी ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो जाती है, चाहे उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम करी हो, वो ऑक्सीजन खर्च हो जाती है। तो हमें ऑक्सीजन की पर्टिकुलर सप्लाई होती रहे। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे, तो उसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं उसको मिक्सिंग करते हैं। तो विद इन 4 to 7 days हम उसको मिक्सिंग करते हैं। द सेकेंड टर्न इज गिवन आफ्टर 5 to 10 मोर डेज। इसके 5 से 10 दिन बाद हम फिर से एक और बार मिक्सिंग कर देते हैं। तो ये है कि हम लोग बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है हमें, तो इसलिए हम लोग मिक्सिंग करते हैं। फर्दर टर्निंग इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हमने 2 बार टर्निंग करी, एक 4 से 7 दिन बाद, एक 5 से 10 दिन बाद। उसके 5 से 10 दिन बाद हमने दूसरी टर्निंग कर दी थी। ठीक है, इंटरमिक्सिंग कर दी। तो अब नॉर्मली इसके बाद हमें मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने टाइम के अंदर ही हमारा कंपोस्टिंग तैयार हो जाता है। ठीक है, द कंपोस्ट इज रेडी इन 2 to 4 weeks in the urban areas due to extensive provisions of water carriage system of sanitations. Night soil is not available. नाइट सॉइल क्या होती है, अब नाइट सॉइल की अगर हम बात करें तो नाइट सॉइल क्या होती है, नाइट सॉइल की अगर हम बात करें, ह्यूमन एक्सक्रीट जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट सॉइल। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें नाइट सॉइल की, मतलब अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीट की, ठीक है, जो भी उत्सर्जित होता है मानव के द्वारा, ठीक है, उत्सर्जित मल जो होता है मानव के द्वारा वो कहलाता है आपका नाइट सॉइल। नाइट सॉइल इन द सेंस बिकॉज जो ओपन डेफिकेशंस होता था, तो मेनली जो पीपल्स होते थे तो वो रात में जाते थे अंधेरे में ओपन डेफिकेशंस के लिए, दैट्स वाई दिस सॉइल इज नोन एज नाइट सॉइल। तो नाइट सॉइल बिकॉज आप खुद से
ऑब्जर्व कर सकते हो या खुद से अनुमान लगा सकते हो इस बात का कि नाइट सॉइल शहरों में कम मिलेगा, गाँव में ज़्यादा मिलेगा। तो चूंकि शहरों में नाइट सॉइल नहीं होता है, इसलिए कंपोस्टिंग मटेरियल मेनली यही चीज़ कंपोस्ट करते हैं हम, या फिर किचन वेस्ट को हम कंपोस्ट करते हैं, या फिर नाइट सॉइल को हम कंपोस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शहरों में ये उतना अवेलेबल नहीं होता है नाइट सॉइल जितना आप गांव में होता है। कंपोस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अलोन इन हैंस ऑफन कैरिड आउट। इसलिए हम कंपोस्ट को क्या करते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ही हम कंपोस्ट करते हैं। जितना भी हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, चाहे उसमें किचन वेस्ट हो चाहे कुछ और निकला हो, तो उसी को हम कंपोस्टिंग करते हैं। अदरवाइज अगर हम नाइट सॉइल की कंपोस्टिंग करते हैं तो वो जल्दी होती है और वो बेटर होती है ज़्यादा। बिकॉज जो हमारी नाइट सॉइल होती है तो उसमें कुछ नाइट्रोजन कंटेंट होता है जो भी आपके किडनी वगैरह से एक्सक्रीट करता है, चाहे उसमें यूरिया हो चाहे कुछ और चीज़ें हों, तो वो जल्दी डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, उसमें रिएक्शंस जल्दी होती हैं। लेकिन चूंकि शहरों में वो अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ ही डिग्रेडेशन करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं। ओके, अब एरोबिक कंपोस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कैरिड आउट इन विंडरोज। मेनली एरोबिक कंडीशंस जो होती हैं तो वो विंडरोज में ही की जाती हैं। तो आई होप आपको इंडोर मेथड समझ में आ गया होगा क्या है। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि इंडोर मेथड एक एरोबिक मेथड है। ठीक है, अब एरोबिक मेथड कंडीशंस हमें एरोबिक प्रोवाइड करानी है, तो हमें इंटरमिक्सिंग्स करनी पड़ेंगी विद इन सम टाइम, विद इन सम पीरियड। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम बाद इंटरमिक्सिंग्स कर देते हैं मटेरियल की, उसको हिला डुला देते हैं। अगर इन शॉर्ट अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें तो हम उसको हिला डुला देते हैं, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो भी कैप्चर्ड हुई थी वो कंज्यूम हो गई थी, तो वहाँ पे फिर से ऑक्सीजन आ सके। ठीक है, सपोज दैट आपने एक लेयर की, ठीक है, वेस्ट की, अब अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो गई, तो आपको फिर से मिक्सिंग करनी पड़ेगी ना, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो। कुछ ऑक्सीजन वहाँ पे गई, फिर से वो कंज्यूम होगी, रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये था आपका इंडोर मेथड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका बेंगलोर मेथड। बेंगलोर मेथड क्या है? तो अगर हम बेंगलोर मेथड की बात करें, दिस इज एन एनारोबिक मेथड। ठीक है, याद रखिए आप, बेंगलोर मेथड क्या है, एक एनारोबिक मेथड है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर नहीं होनी है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के रिएक्शंस हो सकती है, डिग्रेडेशन हो सकता है, कंपोस्ट बन सकता है बिना ऑक्सीजन के। ये बेंगलोर मेथड है। ठीक है, तो द बेंगलोर मेथड इज ए एनारोबिक मेथड कन्वेंशनली कैरिड आउट इन पिट्स। Formerly, the waste is anaerobically stabilized in pits where alternate layers of municipal solid waste and night soils will take place. The pit is completely filled and a final soil layer is laid to prevent fly breeding, entry of rainwater into the pits and for conservation of the released energy. अब क्या करते हैं, इसमें आपने वेस्ट की जो लेयर लगाई है उसके ऊपर हम लोग सॉइल की लेयर से उसको कवर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे आपके कुछ जो भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो लोग बोल रहा हूँ, वो इंसेक्ट्स वगैरह ना आए वहाँ पर। अगर एक सॉइल रहेगी तो म्यूनिसिपल सॉइल बेस पे इंसेक्ट ज़्यादा बैठते हैं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो इस वजह से वहाँ पे एक सॉइल कवर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे आपकी फ्लाई वगैरह ना आए। ठीक है, उससे क्या होता है कि स्मेल भी नहीं जाती है, उतनी ज़्यादा स्मेल नहीं फैलती है। जब वो आपकी कंपोस्टिंग स्टार्ट होनी शुरू होती है पिट्स में, तो उससे बहुत ज़्यादा एक फॉल स्मेल आती है। ठीक है, तो वो फाउल स्मेल नहीं आती है, इसके लिए क्या करते हैं, हम सॉइल से कवर कर देते हैं। लेकिन ऐसा इंडोर मेथड में नहीं किया जाता है। वहाँ पे बिकॉज हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के ऊपर सॉइल नहीं कवर करते हैं, वहाँ पे हम ओपन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे सॉइल कवर कर देते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को। ओके, द पिट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड, फाइनल सॉइल लेयर इज लेड टू प्रिवेंट फ्लाई ब्रीडिंग। हमने यहाँ पे इसको प्रिवेंट कर दिया है। द मटेरियल इज अलाउड टू डिकम्पोज फॉर 4 to 6 मंथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मटेरियल को हम होल्ड रख रहे हैं पेट्स में 4 से 6 मंथ के लिए। तो आप देख सकते हो कि वो मेथड जो कि 2 to 4 वीक में कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे मेथड कंप्लीट हो रहा है 4 to 6 मंथ। इसलिए ये लॉन्ग मेथड है, ड्यूरेबिलिटी इसके लिए ज़्यादा चाहिए हमको। एंड आफ्टर 4-6 मंथ स्टेबलाइज मटेरियल इज टेकन आउट एंड यूज टू कंपोस्ट या एज कंपोस्ट। जब 4 से 6 मंथ हो जाते हैं तो वहाँ पे कंपोस्टिंग हो जाती है। आप उस कंपोस्ट मटेरियल को निकाल लीजिए, आपको जो उसका करना है कर सकते हैं आप, चाहे उसे मार्केट में सेल कीजिए। अगर आप खुद से उसको यूज़ करते हैं तो खुद से यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट कि एक म्यूनसिपैलिटी है तो वो पेड़ तो लगाती है अपने एरिया में, तो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकती है। इसलिए
जैसे अकॉर्डिंग अप टू यू, इट्स अप टू यू, बिकॉज आपकी अब एसेट्स है वो, आपने उसको कंपोस्टिंग बनाई है उससे, तो आप जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, चलिए पहले थोड़ा सा और समझते, अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं, चलिए डिफरेंस ही बता देता हूं मैं, अगर आपको इनका बीच में डिफरेंस बताऊं, मोटा मोटा डिफरेंस देख लेते हैं, बिकॉज डिफरेंस भी आ सकता है। तो बेंगलोर मेथड जो है रिक्वायर लॉन्गर टाइम, मैंने आपको बता दिया कि 4 से 6 मंथ वहाँ पे लग रहे हैं बेंगलोर मेथड में, जबकि इंदौर मेथड में हमारे 2 से 4 वीक्स लग रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टाइम, अगर हम टाइम में स्पेसिफिक बात करें कि हमें शॉर्टर टाइम में कुछ भी चीज़ बनानी है, तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, इंदौर मेथड। लेकिन अगर हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, हमें आराम से, गंदी स्मेल नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा हमें कुछ करना है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, बेंगलोर मेथड। ओके, अब बेंगलोर मेथड की बात करें, रिक्वायर लॉन्गर टाइम फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड हैंस नीड लार्जर लैंड स्पेस। अगर कोई चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, तो अगर सपोज दैट एक मंथ के कूड़े ने एक लैंड को, जितना भी आपके पास लैंड अवेलेबल था, अगर उसको घेर के रख लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का कूड़ा कहाँ जाएगा। इसलिए जहाँ लैंड की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं बेंगलोर मेथड को। ठीक है, जहाँ पर लैंड ज़्यादा हो, बिकॉज वो कम टाइम में नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम में डिग्रेड होता है, कंपोस्टिंग बनती है उससे। ओके, लैंड स्पेस के लिए इसमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, विच इज़ इन शॉर्ट सप्लाई इन अर्बन एरियाज। द गैसेज जनरेटेड इन दिस एनारोबिक प्रोसेस ऑल्सो पॉज स्मेल एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। चूँकि हम इसमें एक सॉइल कवर कर देते हैं, म्यूनसिपल सॉलिड बेस के ऊपर एक सॉइल कवर कर देते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आपके जो बैड स्मेल कह सकते हो आप, या फिर जो भी फाउल स्मेल कह सकते हो, तो उन सब की आपको दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अगर सपोज दैट आपने एक म्यूनसिपालिटी, एक साइट है जहाँ पे आपने कंपोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है, अब वो कम्युनिटी के बीच में उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे तो बहुत गंदी गंदी स्मेल आएंगी, अगर वहाँ पे ही आप डिग्रेडेशन कर रहे हो, तो उस वजह से कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो सकती है, एथिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब वो लोग क्या होंगे, कम्युनिटी के लोग क्या जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे कि कोर्ट में कहेंगे जस्टिस से कि जस्टिस जी, ये लोग हमारे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम लोग स्वच्छ वायु में सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, हमें एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से अगर हमें एक कम्युनिटी के बीच में सेटअप लगाना है कंपोस्टिंग का, तो हम बेंगलोर मेथड को प्रेफर करेंगे, वहाँ पे स्पेलिंग कम आती है। लेकिन अगर हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी कम है, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, इंदौर मेथड, बिकॉज वो कम टाइम में हो जाएगा, जल्दी से आपने एक दिन का, एक मंथ का कूड़ा इकट्ठा करा, वो बना लिया, अब जल्दी से उसको ख़त्म करके आप दूसरे मंथ का कूड़ा वहाँ पे एक ही उसी लैंड पर, कम लैंड पर आप स्टोर कर सकते हो, इसलिए जो कम टाइम में हो जाता है, तो वो इंदौर मेथड है। हम वहाँ पे जहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी हमारे पास कम होती है, वहाँ पे हम इंदौर मेथड को प्रेफर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्मेलिंग होती है, बिकॉज हम उस वेस्ट को, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को हम कवर नहीं कर सकते हैं, हमें ऑक्सीजन की पर्टिकुलर सप्लाई रखनी है जारी, कंटिन्यूस हमें वहाँ पे सप्लाई करानी है ऑक्सीजन, इसलिए हम उसको बंद नहीं कर सकते, इसलिए इसमें स्मेलिंग ज़्यादा होती है। अब स्मेलिंग ज़्यादा होगी तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि हम कम्युनिटी से इसको बाहर सेटअप करें, जो भी हमारा साइट है, जो भी हमारा कंपोस्टिंग साइट है, जो भी हमारा ट्रांसफ़र स्टेशंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो हम कम्युनिटी से बाहर सेटअप करते हैं इंडोर मेथड में। ओके, आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों मेथड क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब विंडो कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें, तो द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन म्यूनसिपल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टेबल मास बाय एरोबिक डिकम्पोजिशंस। विंडो में क्या होता है, विंडो में मैंने आपको बता दिया था, विंडो भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो होता है वो एरोबिक होता है। ठीक है, विंडोज को आप हिलाते ढुलाते रहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी, वहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वाइल नाइट्रोजन इज रिसाइकल्ड। तो जो वहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ था उससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकली थी या फिर नाइट्रोजन्स वगैरह निकली थी, तो उसमें क्या करते हैं हम कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली तो उसको हम एज ए यूज़ कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, नाइट्रोजन को हम रिसाइकल कर लेते हैं। ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर ऑफ मास राइजेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वहाँ पे मास राइज कर जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्ड में, बिकॉज ये हमें समझने की ज़रूरत है। सपोज दैट
आप सभी, मुझे पता है, आई एम श्योर कि आप सभी जल्दी से जल्दी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर्स बन ही जाओगे, सब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे सैनिटेशंस के रिगार्ड में, ठीक है। तो आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा, बिकॉज आपके यहाँ पे चैलेंजेस ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें बेस्ट को हैंडल करने के लिए, बेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने बेस्ट को इस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? अगर हम सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहली टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ठीक है। ये काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अच्छे से वेस्ट को मैनेज कर सकती है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस प्रिवेंट वेस्ट फ्रॉम एंडिंग अप टू लैंडफिल्स एंड क्रिएट रिलेटिवली ग्रीन पावर सोर्सेज। कैसे? क्या होता है कि आप अगर कुछ भी जो डिग्रेडेशन था तो वो आपने डिग्रेड कर लिया, लेकिन जो डिग्रेडेशन नहीं था तो आप लैंडफिल साइड पे भेजते थे। अब लैंडफिल साइड पे कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो वहाँ पे डंपिंग साइड पे बढ़ती जा रही है मात्रा उसकी, उसका कुछ हो नहीं सकता। इससे बेटर है कि हम उसको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करें उसके, जिससे वहाँ पे हमें एनर्जी मिल सके। तो इसलिए प्लाज्मा गैसिफिकेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जहाँ से हमें ग्रीन एनर्जी मिल सकती है और हम लैंडफिल साइट की जो बढ़ता जा रहा है बोझ लैंडफिल साइट पर, तो वो हम कम कर सकते हैं प्लाज्मा गैसिफिकेशंस में। प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या है? वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट promising of these techniques is plasma gasification. In this process, plasma heat based to extreme temperatures and convert it into usable gases like hydrogen. क्या करते हैं प्लाज्मा गैस? आपको सॉलिड लिक्विड गैस 3 फॉर्म पता होंगी मैटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कब एग्जिट करती है? हाई टेम्परेचर पे। सेम यहाँ पर है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। आप एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे, वहाँ पे जो भी मटेरियल है आपका ब्रेक होगा और गैस में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्लाज्मा गैसिफिकेशन है। ओके, आई होप आपको प्लाज्मा गैसिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आपके डाउट्स में भी शायद हो सकते हैं। अब हम उसको डिस्कस करते हैं अपने एक डायग्राम की मदद से, ठीक है। ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर है, जो भी आपका गैसिफिकेशंस में डिज़ाइनिंग होती है ट्रीटमेंट के लिए, जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है प्लाज्मा गैसिफिकेशंस का, तो उसका ये एक आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। मॉडल देख सकते हो, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है कि इसका जो बाहर से कवर था ना, तो उसको यहाँ से कट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए अंदर का दिख रहा है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये इतना ट्रांसपेरेंट है, आपको समझाने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया। ओके, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कूड़ा डाला गया। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है तो वो कूड़ा क्या होता है आपका, ब्रेक होने लगता है, ठीक है। नॉर्मल गैसेस वहाँ से सिंपल सिंपल गैसेस में कन्वर्ट होने लगता है और जो भी स्लज बची तो वो निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनलेट आउटलेट। इनलेट आउटलेट आपने पढ़े होंगे, आप मोस्ट ऑफ आप में से केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या अगर बीटेक के भी स्टूडेंट हैं तो आपने एक प्रैक्टिकल करा होगा जिसमें हम लोग कंडेंसेशन करते थे, ठीक है। कंडेंसेशन के लिए हम क्या करते थे? कंडेंसर लगा देते थे, चाहे वो एनिलीन का कंडेंसेशन हम करते हो, ठीक है। तो हम क्या करते थे? एक कंडेंसर लगा देते थे, ठीक है। अब कंडेंसर को, ताकि वहाँ पे जो भी मटेरियल है आपका वो कंडेंस हो, प्यूरिफिकेशन करने के लिए तो हम कंडेंसेशन करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी हमें किस चीज़ को कंडेंस करना होता था, नीचे से हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, ठीक है। अब पानी की सप्लाई करते थे ताकि जो भी चीज़ गर्म हो रही है तो वो कंडेंस होती रहे। पता लगा हमारे जिस चीज़ को हमें प्यूरिफाई करना है वो मटेरियल ही सारा भाप बन के उड़ गया, तो हम उसको ठंडा करते रहते थे। अब ठंडा करने के लिए हम क्या करते थे? पाइप लगा देते थे, एक इनलेट एक आउटलेट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? आपको इनलेट आउटलेट समझना है, ठीक है। इनलेट कौन सा होता था? जिससे आपका पानी आ रहा है कंडेंसर में, वो होता था आपका इनलेट। जिससे पानी जा रहा है वो होता था आउटलेट, ठीक है। इससे क्या होता था? थ्रू आउट द प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस में आप अपना मटेरियल को आप कंडेंस करना चाह रहे हो या मटेरियल को गर्म कर रहे हो नीचे से, चूंकि आपका बर्नर ऑन रहता था आपका, तो क्या होता था कि पूरा ठंडा हो जाता था, आपका कंडेंसर जो होता था वो ठंडा रहता था, जिस वजह से पानी जो गंदगी थी, जो भी आपका इम्प्योरिटीज़ थी, तो वो तो चली जाती थी, एस्केप कर जाती थी इन्वायरमेंट में, लेकिन जो भी आपका मटेरियल था वो आपका कंडेंस होकर वापस आपके बीकर में रहता था या फ्लास्क में रहता था, जिसको हम बोलते थे जेल्डल फ्लास्क, आई थिंक हम लोग उसको बोलते थे। ओके, तो वहाँ वहाँ हमें मिल जाता था प्यूरिफाइड मटेरियल। इनलेट आउटलेट आपको समझ में आ गया होगा।
तो सेम यहाँ पर है, इनलेट जहाँ से आप वेस्ट अपना डाल रहे हो, आउटलेट जहाँ से कुछ भी गैसेज निकल रही हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब आप कुछ नहीं बचता है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, कुछ जो कुछ होना है, ब्रेकिंग्स होएंगी, हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा सिन गैस वहाँ से निकल जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। गैसिफिकेशन जोन, रिमूवेबल बॉटम्स, यहाँ से स्लज ऑब्वियसली नीचे से ही निकलेगी। ठीक है, सिन गैस चूँकि हल्की होती हैं गैसेस, तो वो ऊपर से निकल सकती हैं, लेकिन स्लज तो ऊपर नहीं जाएगा, तो वो हम नीचे से निकल जाता है हमारा स्लज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एयर फीड, आप यहाँ पे एयर, चूँकि बर्निंग करनी है आपको तो आप एयर कर सकते हो सप्लाई। इसके अलावा प्लाज्मा टॉर्च, मतलब जो भी आपको प्लाज्मा टॉर्च से, बिकॉज आपको टेम्परेचर हाई करना है, वहाँ पे बर्निंग करनी है ना, तो उसके लिए यहाँ पे प्लाज्मा टॉर्च लगा देते हैं। आई होप ये आपको आप समझ में आ गया होगा। इनलेट आउटलेट आप क्लियर कर लीजिए, आप उस प्रैक्टिकल को रिमाइंड करिए, आपने वो प्रैक्टिकल जरूर करा होगा कंडेंसेशन का। ठीक है, प्यूरिफाई करने के लिए हम कंडेंसेशन हर चीज़ में यूज़ करते थे, किसी भी मटेरियल को, बिकॉज हमारे जो भी मटेरियल मिलते थे लैब में वो प्यूरिफाई नहीं होते थे। हम लोग उसका एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नोन करने के लिए, किसी अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, और अगर लिक्विड होता था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, हम नोन करने के लिए उसकी प्यूरिफिकेशंस करते थे, और प्यूरिफिकेशंस के लिए हम क्या करते थे, उसको कंडेंसेशन करते थे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। गैसीफायर इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा गैसिफिकेशन प्रोसेस। ये जो आपका प्रोसेस है ये मेन प्रोसेस है। द प्लाज्मा आर कन्वर्ट ऑर्गेनिक बेस्ड इनटू सिंथेटिक गैस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू विट्रीफाइड स्लग। ओके, स्लज निकल जाती है नीचे से, और रिएक्शंस क्या होती हैं यहाँ पर कि कार्बन जो भी आपका कार्बनिक कंपाउंड थे वो डिग्रेड हुए, वाटर से रिएक्शन करी, आपका CO+H2 सिन गैस बना दी। ठीक है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूमेटिक बेस्ड कलेक्शन, एक और टेक्नोलॉजी आपकी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, द यूज वैक्यूम सक्शन। वैक्यूम सक्शन ये भी आपका सेम प्रोसेस है, आपने केमिस्ट्री लैब में जरूर करा होगा। जब हम लोग क्रिस्टल बनाते थे किसी चीज़ के, या हम कोई सॉलिड कंपाउंड बनाते थे, तो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, बिकॉज वो वेटी होता था, उसको हम क्या करते थे, सक्शन पंप में जाकर उसका पानी सारा निकाल लेते थे, खींच लेते थे, और हमारे पास ड्राई कंपाउंड बनता था, जिसको हम सैंपल के तौर पर अपनी प्रैक्टिकल फाइल में पेस्ट करते थे। तो सक्शन हम क्यों यूज़ करते थे, हमें पानी निकालना होता था और ड्राई कंपाउंड चाहिए होता था। सेम यहाँ पर है, सक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। द वैक्यूम सक्शन इज टू कम एम्प्टी गार्बेज बीन्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड न्यूमेटिक ट्यूब्स। अब क्या होता है कि आप अंडरग्राउंड लेवल पर आपने ट्यूब्स अपनी जो है वो बिछा दी। ठीक है, पाइपिंग कर दिया आपने, ये अंडरग्राउंड है सारा। अब जितना भी कूड़ा डाला ये वैक्यूम की वजह से अंदर अंदर खिंचता जाएगा, और जहाँ पर भी आपको पहुँचाना है वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अभी उतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, बट आने वाले टाइम पर ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। न्यूमेटिक बेस्ड कलेक्शंस में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो हम वैक्यूम की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जितना भी आपने बेस्ट डाला ऊपर से वो सारा अंदर खींचता चला जाएगा और एक साइड पर पहुंच जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, न्यूमेटिक ट्यूब्स आर पावर्ड बाय कंप्रेसर्स सो दियर एनर्जी कंजम्पशंस इज मिनिमल। क्योंकि वो कंप्रेसर वैक्यूम्स के कंप्रेसर पर वर्क कर रही है, इस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी कंजम्पशंस कम होता है। सिंस देयर आर नो ट्रक्स इन्वॉल्व, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर नॉट कंसर्न एनीमोर आइदर। ओके, चूँकि अगर हम लोग ट्रक्स वगैरह से कूड़े को ढोके ले जाते ट्रांसफ़र स्टेशंस तक अगर हम लेके जाते, तो वहाँ पे इमिशंस हो सकते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज के टाइम पर होते हैं जो कि, तो उसको हमें रिड्यूस करते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है कि आप वैक्यूम के थ्रू अपना सारा वेस्ट, ना तो किसी ट्रक को ले जाने की ज़रूरत है ट्रांसफ़र स्टेशन तक, ना किसी और चीज़ को, जैसे भी ले जाते हो या तो साइकिल से ले जाओ भाई, अगर आपको इमिशंस नहीं करने हैं तो या तो साइकिल से ले जाओ, लेकिन साइकिल से तो इतना वेस्ट नहीं ले जा सकते। तो इसलिए अब क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या है, आप अंडरग्राउंड वैक्यूम ट्यूब्स बिछा दीजिए। डस्टबिन के नीचे एक वैक्यूम ट्यूब लग रही है, जितना कूड़ा डाला वो सारा खींच के ट्रांसफर स्टेशन पर पहुंच गया खुद ब खुद। तो यहाँ पे कोई ट्रक्स इन्वॉल्व नहीं हुए, कोई अलग ट्रांसफर स्टेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ जो आपका फ्यूल्स पे मूव करता हो। तो इस वजह से वहाँ पे एनर्जी इमिशंस जो होती हैं, गैसेज इमिशंस, टॉक्सिक गैसेज इमिशंस, वो कम हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशंस होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से ये आपका वेस्ट को मैनेज कर सकता है एक ग्रीनली तरीके से। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारी है AI बेस्ड शॉर्टिंग।
अब क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्या है हमारे वेस्ट को ट्रीटमेंट करने में, कि हमारा वेस्ट जो है वो मल्टीपल डाइवर्सिटी उसमें बहुत है। ठीक है, एक कांच की बोतल है, एक प्लास्टिक का कप है, एक लोहे का कुछ है, एक पॉलीमर रेजिन्स हो सकते हैं, पीवीसी हो सकता है, एक एल्यूमिनियम हो सकती है, एक कुछ मरकरी हो सकते हैं। मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उसमें वेस्ट में। अगर हम मैनुअली करते हैं तो हम हर चीज़ को अलग अलग सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, वेस्ट को उतना अच्छा हम नहीं कर सकते मैनुअल। आपको पता होगा कि अगर आप मैनुअली कुछ भी करोगे उसमें एरर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप मशीन्स के थ्रू करोगे तो वहाँ पर एरर कम होता है। ठीक है, तो एआई क्या करता है कि एआई में हम फीड कर देते हैं कि आपको एल्यूमिनियम अलग करनी है, आपको लोहा अलग करना है, आपको मरकरी अलग करनी है। एआई के माध्यम से या एआई की तकनीक से, टेक्नोलॉजी से आप बेस्ट की sorting कर सकते हो। तो mistakes in waste sorting can be lead to improper disposal and missed opportunities to recycle or reuse materials। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं हम, और कुछ चीज़ों को हम रिसाइकल भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज पता लगा एक डिग्रेडेशन में चली गई, जो चीज़ रिसाइकल हो सकती थी डिग्रेडेशन में चली गई, अब वहाँ पे भी दिक्कत करेगी, और जो हमारे लिए तो दिक्कत हो गई, हम उसको रिसाइकल कर सकते थे। इसलिए हम क्या करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। वो एक एक चीज़ को चुन के आपका एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखेगी। जहाँ लोहा जाना था लोहा ही रखेगी, जहाँ एल्यूमिनियम जानी थी एल्यूमिनियम ही रखेगी, जहाँ किचन वेस्ट जाना था वहाँ किचन वेस्ट ही रखेगी। इसलिए एआई को हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो अच्छा हो सकता है हमारे sorting के लिए। इस एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम मैनुअली भी बच सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी इंसान को इस टाइप के काम देते हैं कि आप कूड़ा को सेग्रीगेट कीजिए, तो वो सही नहीं है। ठीक है, मानवीय नियमों का उल्लंघन है। तो इसलिए अगर हम एआई को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, तो वो भी नहीं होगा, हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है, किसी को कूड़ा उठाने का काम भी नहीं करना पड़ेगा, और ईजिली sorting भी होएगी, अच्छे से होएगी वेस्ट की। तो इसलिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है एआई बेस्ड sorting। ठीक है, तो ये थी कुछ टेक्नोलॉजीज़। अगर मैं वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट आपको एक मैंने जूम पिक्चर आपको दिखा दी है कि एआई कैसे वर्क करता है, तो ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी जो थी वैक्यूम पर वर्क करती थी, तो वो भी आप यहाँ पे थोड़ा बड़े में मैंने आपको दिखा दिया है, आप यहाँ पे से समझ सकते हैं उसको। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, नीचे बिछी हुई हैं आपकी अंडरग्राउंड, और ये डस्टबिन है। यहाँ पे इस बच्चे ने आपको देखो कि यहाँ पे कूड़ा डाला इस बच्चे ने। ठीक है, तो इस वजह से ये सक्शन पंप्स के थ्रू सक्शन ट्रांसफर साइट से, सपोज दैट यहाँ पे ट्रांसफर साइट है, ये सारा कूड़ा यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ टेक्नोलॉजीज़। आई होप ये सारी टेक्नोलॉजी आपको समझ में आई हो, और ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इश्यूज़ का हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोज। पॉपुलेशंस इंडिया के अंदर इतनी जल्दी से एक्सप्लोड कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो आदतें हैं वो क्या है, यूज़ एंड थ्रो। हमारी आदतें यूज़ एंड थ्रो की हैं। हम कुछ भी वेस्ट अगर लाते, हम कुछ भी चीज़ अगर लाते हैं तो हम सोचते हैं इस बार एक बार यूज़ करें उसको फेंक दें, हमें उसको साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। हम अगर कोई भी डिस्पोजल यूज़ करते हैं, सपोज दैट पहले हम लोग क्या करते थे, खाना खाते थे शादियों में या कहीं भी, तो हम लोग क्या करते थे, स्टील्स या कांसे वगैरह के बर्तन यूज़ करते थे। अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि यूज़ एंड थ्रो हमें उसको धुलना ना पड़े। ठीक है, खाया फेंक दिया। तो यूज़ एंड थ्रो की जो आदतें हैं वो हमारे अंदर बढ़ रही हैं स्पेशली, एंड हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, तो ये एक चैलेंज है हमारा, वेस्ट बढ़ रहा है जिस वजह से। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें करनी है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे हम अभी किस स्टेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हम ये नहीं देखते हैं कि एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़े, हम देखते हैं पहले कि हमारा विकास हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होता है तो वहाँ उस स्टेज में वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी जो होती है वो भी कुछ नई चीज़ें देखता है, नए साधन उसको मिलते हैं। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होते हैं। ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है वेस्ट जनरेशन के फील्ड में। इसके अलावा स्टैटिक्स ऑन वेस्ट जनरेशन, हमारे पास वहाँ पे वेस्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वेस्ट हैंडल्ड हो रहा है, कितना वेस्ट आपका डंपिंग हो रहा है, ये ऐसे कोई स्टैटिक्स नहीं है। ठीक है, बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर मेनली डील करता है वेस्ट को, म्यूनसिपैलिटीज़ अभी तक उतना नहीं करती थी, इस वजह से हमारे पास स्टैटिक्स नहीं है। बट स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब स्टैटिक्स हमारे पास हैं कुछ।
ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास स्टैटिक्स नहीं थे। अगर स्टैटिक्स नहीं होंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है बेस्ड को हैंडल करने में। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड कैरेक्टराइजेशन डाटा। हमारे पास बेस्ड की उतनी अच्छे से सेग्रीगेशंस नहीं होते बिकॉज मैनुअली हम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्रिडिक्शंस ऑन फ्यूचर बेस्ड ग्रोथ, हमारे पास इतनी अच्छे से स्टडी हम नहीं करते हैं बेस्ड को लेकर। हम सोचते हैं बेस्ड बेस्ड ही है, उसके ऊपर स्टडी क्या करनी, जिस वजह से हम अपना एस्टिमेशंस नहीं कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं कि हमारे आने वाले टाइम पर हम कितना बेस्ट यूज़ होगा, तो हमें उसके लिए कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए उस बेस्ट को हैंडल करने के लिए, या फिर हमें कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए आज ही के टाइम पर, ताकि हम उस टाइम पर आने वाले टाइम पर बेस्ट को रिड्यूस कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें बेस्ट की। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज उतनी नहीं है, हमारे पास उतनी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई एक प्रॉब्लम है बेस्ड। अदरवाइज बेस्ड वेल्थ है, बन सकता है बेस्ड वेल्थ अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इस फील्ड में लगाएं। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग अब अपॉइंट कर रहे हैं अपने यहाँ पर बेस्ड मैनेजमेंट के लिए स्पेशली कुछ ट्रेनीज, हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं अपने मैनुअल्स ह्यूमन रिसोर्सेज को कि वो बेस्ड को मैनेज करें। इसके अलावा गवर्नमेंट में भी आप देख सकते हो कि आपकी खुद की जॉब एक बेस्ड मैनेजमेंट के लिए स्पेशली निकली है। तो इस वजह से आज के टाइम पर हमें ज़रूरत है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रीट करें, ट्रेन करें कि वो बेस्ड को मैनेज करना सीखें। तो ये थे कुछ चैलेंजेस। अब अगर हम बात करें एक जो स्टैटिक्स हमारे पास है कि कितना बेस्ट हमारे यहाँ पर जनरेट होता है, कितना बेस्ट हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो उसकी एक स्टैटिक्स है, काफ़ी पुरानी है बिकॉज सेंसस जब हुई थी तब की है, लेकिन उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कितना बेस्ट हमारे यहाँ पर जनरेट होता है। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छता संदेश न्यूज़ लेटर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एज ऑफ जनवरी 2020, 1,47,613, मतलब 1,47,613 मीट्रिक टन ऑफ सॉलिड बेस्ट जनरेट होता है पर डे। आप सोच सकते हो कितना बेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतना बेस्ट पर डे जनरेट हो रहा है, तो ये सच में एक प्रॉब्लम है। इतना बेस्ट अगर जनरेट होगा तो वो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम होगी आईपी। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि चैलेंजेस क्या हैं। अब हमें इसके सॉल्यूशंस जानने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमको जाननी है इसकी कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम बेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसके अलावा हमें देखना है कि बिहार में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है, और वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स या कुछ भी मूवमेंट्स हैं जो भी पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू कराई गई हैं, पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अडॉप्ट की हैं बेस्ट को मैनेज करने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एक लेक्चर बचा है, वो हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट को कर लेंगे। उसके बाद हमारा लिक्विड बचेगा और हज़ार्डस बचेगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है और आपने वीडियो को पूरा अभी तक आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं चैनल को तो आप लोग शेयर कर दीजिए, बिकॉज आपके फ्रेंड्स ने जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है पब्लिक एंड ट्रेन बेस्ड मैनेजमेंट ऑफिसर का, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, थैंक यू।